अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने चार टॉपिक्स को कवर कर लिया है। नंबर वन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, नंबर टू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, नंबर थ्री यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी और नंबर फोर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के लास्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये सिर्फ लास्ट नहीं बल्कि सबसे मुश्किल टॉपिक है, सबसे मुश्किल टॉपिक। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनएमआर की फुल फॉर्म क्या है। तो एनएमआर को हम कहते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। असल में इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम अपने सैंपल में मौजूद एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने की वजह से एटम की जो न्यूक्लियस होते हैं वो रिवॉल्व करना शुरू कर देते हैं, रोटेट करना शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसलिए एम, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से उसके न्यूक्लियस पे फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? वो रोटेट करता है। तो दैट इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये बात आपको इंट्रोडक्शन में तो नहीं समझ आएगी, लेकिन जैसे जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी आगे बढ़ेगी आप चीते हो चुके होंगे। ठीक है। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज कहां करते हैं? जब भी हमें किसी अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम करना हो तो हम एनएमआर का सहारा लेते हैं। ठीक है। लेकिन हम उसी कंपाउंड के लिए एनएमआर को यूज करते हैं जिस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें क्या, किसी को भी नहीं पता, उसके लिए हम एनएमआर का सहारा लेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि न्यूली डिस्कवर्ड कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए फाइंड करते हैं। ठीक है। अच्छा एनएमआर मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, यानी एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर हमें अपने रिसर्च पर्पस के लिए एनएमआर का सहारा लेना पड़ता है तो हम अपने सैंपल्स को जर्मनी भेजते हैं। मेनली हम जर्मनी भेजते हैं, और भी कंट्रीज आप भेज सकते हैं, और फिर वहां से सैंपल की रिपोर्ट बन के आती है तो फिर हम उसे यूज करते हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रोमीटर है। अगर मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाऊं तो ये एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि बहुत पुराना है। ये इतना पुराना भी आपको इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, ये 1960 के जमाने का है। और अगर मैं आपको करंट करंट एरा का एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर दिखाऊं तो वो इस तरह से दिखता है। तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है, जहर से यूज करना भी इतना आसान नहीं है। तो एक बहुत ही मुश्किल टॉपिक है और बहुत ही मुश्किल से इसको हम यूज करना सीख सकते हैं। बहरहाल खैर हमारा इसका काम तो इसको यूज करना नहीं है, इसके मुतालिक इंफॉर्मेशन को हासिल करना है। हम एक एक करके इसकी डिटेलिंग पर जाते हैं। सबसे पहली बात, आप अपना सैंपल किस फॉर्म में देंगे? तो याद रखिएगा, आप अपना सैंपल देंगे सॉल्यूशन की फॉर्म में। ठीक है, यानी आप अपने सैंपल का सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन कैसे बनता है? हम उसे किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, है ना भाई? तो इसका मतलब क्या हो गया? सैंपल मस्ट बी डिसॉल्व इन लिक्विड। और जिस लिक्विड में हम अपने केमिकल को डिसॉल्व करते हैं तो मुन्ने उस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमारा सैंपल सॉल्यूशन होना चाहिए। क्लियर? अब जो सॉल्वेंट आप यूज करोगे वो कौन सा हो सकता है? ठीक है, याद रखिएगा, वो हो सकता है D2O। D2O किसे कहते हैं मुन्ने? हैवी वाटर को। वो हैवी वाटर हो सकता है, यानी आप अपने केमिकल को हैवी वाटर में डिसॉल्व कर सकते हो। एक बात, आप अपने केमिकल को DMSO में डिसॉल्व कर सकते हो। अब DMSO क्या है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। अच्छा, ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? तो मिथाइल का मतलब होता है CH3। CH3, दो मिथाइल है ना, इसलिए दो दफा हमने CH3 लगाया। और सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड का मतलब सल्फर और ऑक्सीजन है, तो इसलिए हमने SO लगा दिया, सल्फर और ऑक्सीजन। ये फॉर्मूला है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड का। क्या और भी कोई केमिकल यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, हम कोई और केमिकल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा कर सकते हैं? दैट इज TMS। अब ये TMS क्या है? TMS की फुल फॉर्म होती है टेट्रा मिथाइल। टेट्रा का मतलब होता है चार, मिथाइल का मतलब होता है CH3। सिलेन यहाँ पे जो है वो सिलिकॉन के लिए यूज किया गया, यानी इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होगा?
तीन नहीं, दो नहीं, चार चार मिथाइल ग्रुप। कितने? चार चार मिथाइल ग्रुप, टेट्रा मिथाइल लिखा है, चार चार मिथाइल ग्रुप होंगे। और सिलीन का मतलब सिलिकॉन। तो इन तीनों ही सॉल्वेंट्स को हम यूज कर सकते हैं अपने सैंपल को डिसॉल्व करने के लिए। और फिर हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर में रखेंगे। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर किन किन चीजों को डिटेक्ट कर सकता है, कौन कौन से एटम्स को डिटेक्ट कर सकता है, कौन कौन से एटम्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। यानी कौन सी चीजें एनएमआर एक्टिव हैं। एनएमआर एक्टिव का मतलब जिन पर एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर वर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इसकी तीन शराइत हैं। नंबर एक, इनमें से कोई भी शर्त अगर पूरी होती है तो आप कहते हैं कि हाँ आपका सैंपल एनएमआर एक्टिव है। सबसे पहली बात, वो सारे एटम्स के न्यूक्लियस, वो सारे एटम्स के न्यूक्लियस जिसके अंदर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। क्या है? ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। मुझे ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब समझते हो? ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब ये होता है कि उसमें ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं जो कि टू से डिवाइड नहीं हो सकते। अब ऑड नंबर का मतलब हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो हर वो चीज जिसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो तो एनएमआर से डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जिसमें ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो वो एनएमआर से डिटेक्ट नहीं हो सकते। ये बात याद रखनी है आपको। अब इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियर ओरिएंट होगा। अब अगर आपके पास मान लें कि दो प्रोटॉन्स हैं, तो दो प्रोटॉन्स में से जो पहला वाला प्रोटॉन है मैग्नेटिक फील्ड लेने के बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहा है, और दूसरा प्रोटॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिएंट हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों का इफेक्ट कैंसिल आउट हो रहा है। और हमारे पास इफेक्ट क्या आ रहा है? जीरो। हमारे पास इफेक्ट क्या आ रहा है? जीरो। इसी तरह से अगर हमारे पास तीन प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं? तीन, जो कि एक ऑड नंबर है। अब दो प्रोटॉन्स एक दूसरे के ओरिएंटेशन को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन तीसरे प्रोटॉन की जो ओरिएंटेशन होगी वो तो कैंसिल आउट नहीं हो सकती। हाँ, अगर चार प्रोटॉन्स होंगे तो दो एक दूसरे की कर देंगे, दो एक दूसरे की कर देंगे, इसका मतलब सारी ही ओरिएंटेशन कैंसिल हो गई, इफेक्ट नहीं आएगा। पांच अगर प्रोटॉन्स हैं तो दो एक दूसरे के कर देंगे, दो एक दूसरे के कर देंगे, एक बच जाएगा। वो जो एक बच जाएगा उसकी जो ओरिएंटेशन है वो कैंसिल आउट नहीं हो पाएगी, इसलिए वो एनएमआर एक्टिव कहलाएगा, वो डिटेक्ट हो जाएगा। समझ रहे? तो जहां पर ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो तो डिटेक्ट होंगे, लेकिन जहां पे इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि उनकी ओरिएंटेशन आपस में कैंसिल हो जाएगी, वो पेयर की फॉर्म में ना एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वो इतने आराम से डिटेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, अब आप कैसे पता लगाएंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो देखें, अगर आप किसी भी एलिमेंट को देखें तो उस एलिमेंट में मौजूद जो नंबर नीचे की तरफ लिखा होता है, जैसे एटम के अंदर एक नंबर आप यहां लिखा हुआ देखेंगे और एक नंबर आप यहां लिखा हुआ देखेंगे, तो मैंने जो नंबर नीचे लिखा हुआ है, जो नंबर नीचे लिखा हुआ है उसे हम कहते हैं जेड। जेड को दो नामों से पुकारा जाता है, एक एटॉमिक नंबर और दूसरा चार्ज नंबर। ये जो नंबर होता है ये आपको बताता है कि उस एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। तो अगर आपने ये चेक करना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो फिर आप जेड को देखें। आप किसको देखें? जेड को देखें। अब एक एग्जांपल लेते हैं जरा हम जल्दी से। H11, इस केस में अगर आप देखें तो Z की वैल्यू 1 है। कैसे पता? ये 1 है। Z की वैल्यू कितनी है? 1। तो अगर Z की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं मुन्ने? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एक होगा जब Z एक है। तो ये जो 1 है ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है? ऑड है, क्योंकि टेबल में नहीं आता। इसका मतलब यस, इट्स एनएमआर एक्टिव। ये जो हाइड्रोजन है ये एनएमआर एक्टिव है। चले, और कौन कौन से मटेरियल एनएमआर एक्टिव हैं इनको देखते हैं।
Point number two. All the nuclei that contain odd number of neutrons. पहले हमने कहा वो भी एनएमआर एक्टिव होता है। देखिए एनएमआर एक्टिव को इतना मुश्किल मत करें। एनएमआर एक्टिव का मतलब होता है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर उस एटम को, उस न्यूक्लियस को डिटेक्ट कर सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो कर सकता है, यस, इट्स एनएमआर एक्टिव। नहीं कर सकता, एनएमआर इनएक्टिव। ठीक है। तो अगर किसी के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, वो भी ऑड नंबर में, तब भी वो सैंपल एनएमआर एक्टिव है। कैसे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे देखेंगे? ठीक है। अब आपको इतनी बात तो पता लग गई कि नीचे वाले नंबर को हम z कहते हैं, और z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर या फिर चार्ज नंबर। इसका क्या है, इसे हम प्यार से क्या कहते हैं? चार्ज नंबर। अब हम बात करेंगे ऊपर वाले नंबर की। तो मुझे जो ऊपर वाला नंबर है इसे हम शो करते हैं ए से, और इसका नाम है एटॉमिक मास, या फिर हम इसे प्यार से कहते हैं मास नंबर। क्लियर? अच्छा, ये किसको शो करता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को शो करता है। अच्छा, अब रही बात, आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो याद रखिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना बहुत आसान होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? ए माइनस जेड, यानी ऊपर वाले नंबर में से अगर आप नीचे वाले नंबर माइनस कर दें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो क्यों ना हम एक एग्जाम्पल से चीजों को समझें। अब मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, C613। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ सॉरी न्यूट्रॉन्स को निकालना चाहूँ तो बेटा कैसे निकालूंगा? ए माइनस जेड फॉर्मूला है। ए कितना है? बड़ा नंबर 13, ऊपर वाला नंबर। जेड कितना है? 6। तो 13 में से अगर आप 6 निकाल दें तो कितना बचेगा? 7। एंड यस, 7 इज एन ऑड नंबर। 7 इज एन ऑड नंबर। तो कार्बन 13 एक एनएमआर एक्टिव है। आप इसे बोलोगे एनएमआर एक्टिव। चलें, तीसरी कंडीशन क्या है? ऑल द न्यूक्लियाई that contain odd number of प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी पहले तो हमने ये पढ़ा कि अगर सिर्फ प्रोटॉन्स होंगे तब भी वो एनएमआर एक्टिव है, अगर वो सिर्फ न्यूट्रॉन्स ऑड है तब भी वो एनएमआर एक्टिव है, और अगर दोनों ही ऑड नंबर में है, क्या, अगर दोनों ही ऑड नंबर में है तो भी आपका सैंपल एनएमआर एक्टिव है। अच्छा, इसकी एग्जांपल अगर हम लें, ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल बनती है N714। हाँ भाई, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो तो मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे भाई? जो Z होता है, Z क्या है? 7 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 7। यस, 7 इज एन ऑड नंबर। 7 इज एन ऑड नंबर। अगर तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को देखो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई? A माइनस जेड। ठीक है, A कितना है? 14। Z कितना है? 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ रहे हैं? 7। यस, ऑड नंबर। तो भाई ये भी एनएमआर एक्टिव है। तो अगर आपको कोई मटेरियल दे और आपसे पूछे ये एनएमआर एक्टिव है या नहीं, तो आप बता सकते हैं। या वो ऐसा भी एमसीक्यू दे सकता है कि वो आपसे कहे कि इनमें से कौन सा एनएमआर एक्टिव है। ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एनएमआर एक्टिव नहीं है। जैसे अगर वो आपसे एक एमसीक्यू पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एनएमआर एक्टिव, कौन एनएमआर एक्टिव नहीं है? तो पहला ऑप्शन है H11, दूसरा ऑप्शन है कार्बन 613, तीसरा ऑप्शन है N714, और ऑप्शन डी है C612। हाँ भाई, बताएं कौन एनएमआर एक्टिव है और कौन एनएमआर इनएक्टिव है? जरा देखते हैं। अच्छा, इन दोनों को तो देखने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, इन दोनों को तो देखने की जरूरत नहीं है। बल्कि पहला तीसरा दूसरा तीसरा तीनों ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर डिस्कस किए कि ये भी एनएमआर एक्टिव होता है, ये भी एनएमआर एक्टिव होता है, ये भी एनएमआर एक्टिव होता है ना। अलग अलग एग्जाम्पल्स में हमने देखा ये एनएमआर एक्टिव नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। अब हम ये देखते हैं ये एनएमआर एक्टिव क्यों नहीं है। चलें, C6 और 12। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है। क्यों? Z6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे। तो दोनों में से एक बात भी होगी तो चल जाएगा, या तो प्रोटॉन्स ऑड हो या न्यूट्रॉन्स ऑड हो। ठीक है, अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी चेक कर लेते हैं। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेक करें तो कैसे चेक करें कि बड़े नंबर में से छोटा, यानी A-Z, तो 12 - 6 कितना होगा? 6। ओ हो, दोनों ही केसेस में इवन नंबर आ रहा है, ऑड नंबर नहीं आ रहा। इसका मतलब हाँ, C6 12 एक एनएमआर इनएक्टिव है। उसने यही पूछा ना, नॉट। तो इसका आंसर क्या हो गया? C6/12। चले, यहां तक तो हमें बात समझ आ गई। अब हमें इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। मुझे क्या पढ़ना है? इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है कि अगर आप अपने सैंपल पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो आपके सैंपल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप क्या याद रखेंगे? अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्या? अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जो न्यूक्लियाई हैं वो रैंडम मोशन में होंगे। कैसे होंगे? रैंडम मोशन में। किसी की डायरेक्शन कुछ होगी, किसी की डायरेक्शन कुछ होगी। दैट मीन्स दीज आर नॉन डायरेक्शनल। ये कैसे होंगे? नॉन डायरेक्शनल। कोई कहीं घूम रहा होगा, कोई कहीं घूम रहा होगा, बट अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते ही न्यूक्लियाई रैंडम मोशन की जगह यूनिफॉर्म मोशन में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे? यूनिफॉर्म मोशन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और न्यूक्लियाई की ओरिएंटेशन की डायरेक्शन दोनों सेम है। क्या है? दोनों सेम है, डायरेक्शन सेम है। तो आप इस तरह के न्यूक्लियाई को कहोगे एल्फा स्पिन स्टेट। क्या बोलोगे? एल्फा स्पिन स्टेट। और ऐसे केस में जो एनर्जी होगी सैंपल की वो कम होगी। अभी जब मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। और सिमिलरली अगर 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 डायरेक्शन डिफरेंट है, पहले तो क्या था? डायरेक्शन सेम है, लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट, कैसे? अपोजिट है। अपोजिट का मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और न्यूक्लियर ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड हम दे रहे हैं अपवर्ड और न्यूक्लियर ओरिएंटेशन हो रही है डाउनवर्ड, तो समझ जाइएगा हम इसे कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट। क्या कहते हैं? बीटा स्पिन स्टेट। और इस तरह के केस की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। चलें, अब मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं कि कब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने से फर्क पड़ रहा है और क्या फर्क पड़ रहा है। चलें, ये देखें, ये बात है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं। क्या लिखा हुआ है? एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है भाई? एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कि इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जीरो है। चलें, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो डायरेक्शन देखें, इसकी डायरेक्शन ये है, तो अगले वाले की डायरेक्शन देखें ये है, उससे अगले वाले की डायरेक्शन ये है, यानी दीज आर नॉन डायरेक्शनल। इस वक्त जो न्यूक्लियर ओरिएंटेशन है वो क्या है? नॉन डायरेक्शन। नॉन डायरेक्शनल का मतलब रैंडम मोशन में। ये क्या है? रैंडम। ये रैंडम मोशन में। क्लियर? ये रैंडम मोशन में। चलो, अब अगर आप इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो देखें, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो अब क्या होगा कि ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
ये आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अपवर्ड। कैसी है? अपवर्ड। इस न्यूक्लियाई की ओरिएंटेशन को देखें, ये भी क्या है? अपवर्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी अपवर्ड है और और इसकी ओरिएंटेशन भी अपवर्ड है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? अल्फा स्पिन स्टेट। क्या बोलेंगे? अल्फा स्पिन स्टेट। और इसकी एनर्जी क्या होगी? कम। अच्छा, सिमिलरली अगर आप इसको देखें, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। इस वजह से हम इसे कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट। और ऐसे केस की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा अब मैं जरा आपको अल्फा स्पिन और बीटा स्पिन स्टेट भी हाईलाइट करके दिखा दूं जरा जल्दी से। मैं से 1 मिनट रेस कर दूं। चले, कंपैरिजन देख लें। ये वो है कि जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, और ये जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। यानी जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियर प्रॉपर्ली ओरिएंट होने लगेंगे। अगर डायरेक्शन सेम में होंगे तो आप उसे क्या कहेंगे? अल्फा स्पिन स्टेट, और उनकी एनर्जी लो होगी। और अगर उनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो आप उसे क्या कहेंगे? बीटा स्पिन स्टेट, बट उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। बहरहाल, ये देखें, ये डायग्राम आपसे कह रही है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी तो रेंडमली ओरिएंटेशन होगी। और आप देख सकते हैं इस वक्त इसकी डायरेक्शन ये है, इस वक्त इसकी डायरेक्शन, इस वक्त इसकी तो कोई प्रॉपर डायरेक्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कुछ अपनी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग कर लेंगे, जिन्हें हम कहेंगे अल्फा स्पिन स्टेट। और इनकी एनर्जी क्या होती है? कम। और कुछ अपनी डायरेक्शन को अपोजिट कर लेंगे, जिन्हें हम कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट, और इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक है, तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाता, और जिसकी एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाती है तो वो जाहिर है फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। अच्छा, अब आपने एक बात और याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड तो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड के साथ हम कौन सी एनर्जी देते हैं? हम एनर्जी देते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, आपने इससे पहले पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट लाइट देते हैं, विजिबल लाइट देते हैं, इंफ्रारेड लाइट देते हैं, बट इसमें हम कौन सी देते हैं? रेडियो वेव्स। कौन सी? रेडियो वेव्स। अच्छा, अब ये देखें, ये एक सैंपल है जिसमें कई सारे एटम्स हैं, तो कई सारे न्यूक्लियाई, ये सब न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियसेस हैं। अगर आपने इन पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की, जो कि इस वक्त नहीं हुई भी, तो देखें ये बिल्कुल इधर उधर मूव कर रहे हैं रैंडम मोशन में। लेकिन अगर आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें, देख रहे हैं, तो जैसे ही आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इनकी रैंडम मोशन है, देखें, इनकी जो रैंडम मोशन है वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। देखें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ गए। कैसे आ गए? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो होता क्या है कि जैसे ही आप किसी भी सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो उसमें जो मौजूद न्यूक्लियाई होते हैं वो रैंडम मोशन से प्रॉपर मोशन में आ जाते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही आ जाते हैं, डेट इज अल्फा स्पिन स्टेट, और या फिर उसके अपोजिट चले जाते हैं अगर एनर्जी उनके पास ज्यादा है, तो जिसे हम कहते हैं बीटा स्पिन स्टेट। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात भी की कि हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करेंगे। क्या हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज करेंगे? तो हमें इतनी बात पता होनी चाहिए बेटा, कौन सी करते हैं? रेडियो वेव्स को करते हैं। ऐसे ही चलें। तो अभी तक हमने कितनी बात कर ली? हमने डेफिनेशन की बात की, हमने सॉल्वेंट की बात की, हमने कंडीशंस की बात की, हमने इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात की। ऐसा ही है। अब हम अगर इसके स्पेक्ट्रम को डिस्कस करें, इसका स्पेक्ट्रम इतना मुश्किल नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस में तो बहुत आसान है। तो यानी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट को आप क्या कहोगे? एनएमआर स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम के अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं? 2 पैरामीटर्स होते हैं।
एक को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, दूसरे को हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे आप क्या रखोगे? एक्स एक्सिस पे आता है एनएमआर सिग्नल। एनएमआर सिग्नल का मतलब अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें, ठीक है, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो भाई एक्स एक्सिस पे आपको क्या नजर आएगा? लाइंस नजर आएंगी। क्या नजर आएंगी? लाइंस नजर आएंगी। तो सिग्नल एक्स एक्सिस से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस आपको ये बताएगा कि कहाँ पर एनएमआर के सिग्नल्स मौजूद हैं और कहाँ पर एनएमआर के सिग्नल्स मौजूद नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं अगर आप वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पर क्या होगा, यानी ऊंचाई पर क्या होगा? ये इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, पता है ना आपको। इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। तो एक्स एक्सिस पे तो हमें ये पता लग रहा है कि सिग्नल कहाँ कहाँ आ रहे हैं, बट वाई एक्सिस पे हमें पता लग रहा है यार सिग्नल कितना मजबूत है। देखिए ना, ऊंचाई वाई एक्सिस में जा रही है, यानी वाई एक्सिस में हमें ये बात पता लग रही है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एनएमआर सिग्नल, ठीक है। अच्छा, अभी जो एनएमआर सिग्नल है मुन्ने, इसे प्यार से क्या कहोगे? इसे हम प्यार से कहते हैं केमिकल शिफ्ट। यानी एनएमआर सिग्नल को अगर आप अच्छे अल्फाजों में याद रखना चाहें तो इसका नाम क्या है? केमिकल शिफ्ट। जबकि स्ट्रेंथ ऑफ एनएमआर, एनएमआर सिग्नल का मतलब एनएमआर की वजह से जो रीडिंग हुई है उसे हम एनएमआर सिग्नल कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो स्ट्रेंथ है, मतलब कितना पावरफुल सिग्नल, कितना पावरफुल सिग्नल, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस। इंटेंसिटी का मतलब शिद्दत, एब्जॉर्बेंस का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करना। तो कितनी शिद्दत से उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, जितनी शिद्दत से वो न्यूक्लियर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जाहिर है ग्राफ के अंदर वैल्यू उतनी ही ऊपर आएगी, उतनी ही ऊपर आएगी। तो बस याद रखिएगा, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं केमिकल शिफ्ट, और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्बेंस। अच्छा, अब हमें क्या याद रखना है? अब हमें याद रखना है कि हमारे सिलेबस में एनएमआर स्पेक्ट्रम की एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और वो एग्जाम्पल किसकी है? इथाइल एल्कोहल की। इथाइल एल्कोहल क्या होता है, जिसे हम प्यार से इथेनॉल भी कहते हैं। अच्छा, इथेनॉल का फॉर्मूला हमने कई बार डिस्कस किया है, तो मैं दोबारा डिस्कस नहीं कर रहा, आपने पुराने लेक्चर्स में देखा होगा। ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। अगर ये इथेनॉल का फॉर्मूला है तो इसके अंदर आपको तीन तरह के कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। कितने कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं आपको? तीन तरह के कंपोनेंट्स आपको इसमें नजर आ रहे हैं। ऐसा ही है। तो बेटा इसमें कितनी पीक्स बनेंगी? अगर इसके तीन कंपोनेंट्स हैं तो इसमें ग्राफ की पीक्स भी तीन ही बनेंगी, जिनमें से एक पीक होगी CH3 की, एक पीक होगी CH2 की, एक पीक होगी OH की। अगर मैं आपसे ग्राफ शेयर करूं, ठीक है, अगर मैं आपसे ग्राफ शेयर करूं, देखिए ये एक NMR का ग्राफ है। इसे आप क्या बोलेंगे? NMR स्पेक्ट्रोमीटर। क्या कहेंगे आप इसे? NMR स्पेक्ट्रोमीटर। अगर आप इसे गौर से देखें बेटा तो इसमें तीन पीक्स ही हैं। एक पीक ये रही, एक पीक ये है, एक पीक ये है। इनको उन्होंने लेबल भी किया हुआ है। ये इथानॉल का स्पेक्ट्रम है, यानी इथाइल एल्कोहल का स्पेक्ट्रम है। इनको उसने लेबल भी किया हुआ है, पीक ए, पीक बी, पीक सी। देखिए मैं इंतहाई तमीज से आपको समझा रहा हूँ। ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, इसमें आपको बहुत ही ध्यान लगा के मेरी बात सुननी पड़ेगी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है पीक बी। चलें, पीक बी से ही शुरू कर लेते हैं। पहले पीक सी करते हैं, चलें पहले पीक, बल्कि लाइन से शुरू करते हैं, पीक ए को शुरू करते हैं। पीक ए, ग्राफ को इस तरफ से देखते हैं, ठीक है, इस तरफ से ग्राफ को पढ़ते हैं। अब वो आपसे पूछेगा कि जो पीक ए है, क्या पूछेगा आपसे? ये जो पीक ए है इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर कैसी है? तो आप जरा देखें, पीक ए के अंदर एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही।
तीन लाइंस है, तीन लाइंस होने की वजह से आप इसे कहेंगे ट्रिपलेट, क्योंकि तीन को हम ट्रिपलेट कहते हैं, आप इसे कहेंगे ट्रिपलेट सिग्नल। पेपर में वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि अच्छा ये पीक है किसकी, यानी कौन सा ग्रुप है जिसकी ये पीक है, तो आप बताइएगा ये कौन सा ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 1 से 2 के दरमियान जो पीक आएगी वो किसकी आएगी, CH3 की। देखिए एक एग्जाम्पल ही तो याद रखनी है, हमारे सिलेबस में सिर्फ इथाइल अल्कोहल ही तो है। वो आपसे पूछेगा वैल्यू, तो आप वैल्यू भी बता दीजिएगा, वैल्यू कितनी है। अब देखिए 1 के बाद से हल्की सी शुरू हुई है, तो इसकी वैल्यू हम काउंट जो करते हैं ना वो आती है 1.1 से लेके 1.3 तक। कितनी, 1.1 से लेके 1.3 तक। ये वैल्यू आपको लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं पीक बी, जरा पीक बी को देखें। अह पहले पीक सी करें, चलें पहले पीक सी करते हैं क्योंकि वो एक जैसी है ना। जरा पीक सी को देखें जरा। अगर मैं आपसे पीक सी की नेचर पूछूं कि पीक सी की नेचर क्या है, तो चलिए जरा गौर से देखें। एक, एक, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन और चौथी लाइन, कितनी है बेटा, टोटल चार हैं। तो चार को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं चार को, इसे हम कहते हैं क्वार्टेट। चार के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्वार्टेट। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, फिर वो आपसे पूछ सकता है ये इसमें कौन सा ग्रुप आता है भाई, तो आप याद रखिएगा ये जो पीक है वो है CH2 की पीक। किसकी है, CH2 की पीक है। वो आपसे पूछ सकता है अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है। अगर आप इसकी वैल्यू देखें ग्राफ के अंदर, तो 3 और 4 के बीच में, कहाँ है, 3 और 4 के बीच में। अच्छा, ये अगर आप देखें तो इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में है, तो हम इसे 3.5 से कंसिडर करते हैं। हम इसे कहते हैं 3.5 से लेके ये 4 तक है। अच्छा, इसकी यूनिट भी होती है, इसकी यूनिट होती है PPM। क्या होती है, PPM। PPM का मतलब क्या होता है भाई, PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। बेटा एक कंसंट्रेशन की यूनिट है, कंसंट्रेशन की कई सारी यूनिट्स होती हैं, जैसे मोलैरिटी आपने सुना होगा, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, PPM पार्ट्स पर मिलियन, PPB पार्ट्स पर बिलियन, PPT पार्ट्स पर ट्रिलियन। तो ये कई सारी यूनिट्स हैं कंसंट्रेशन की, तो ये PPM भी एक यूनिट ही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर उसने आपसे पूछा कि भाई अब बता दें आप, बहुत हो गई पीक बी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, पीक बी के बारे में। सबसे पहली बात, पीक बी की नेचर पूछता है वो आपसे। तो अब जरा इसकी नेचर चेक करें। देखें, इसमें एट एंड एक ही लाइन आ रही है। ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी, ये तो, ये देख रहे हैं आप, ये अलग अलग तो नहीं है, ये तो आगे जाके जुड़ गई। जबकि यहाँ देखें ये लाइन अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये देखें अलग 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 अलग, ये सारी लाइन अलग अलग है। क्योंकि ये सारी लाइन अलग अलग है, तो इसको हम अलग अलग काउंट करेंगे। बट ये तो यहाँ देखिए ना, ये तो यहाँ जाके जुड़ गई है। देखिए एक यहाँ से शुरू हुई, एक यहाँ से शुरू हुई और दोनों जुड़ गई। तो जब ये जुड़ के एक बन गई तो फिर हम इसे सिंगल ही काउंट करेंगे ना। तो हम इसे बोलते हैं ब्रॉड सिंगल। क्या, ब्रॉड सिंगल। ये भी बिल्कुल आपकी तरह है। ठीक है, शदीद सिंगल, इसे हम क्या कहते हैं, शदीद सिंगल है बेचारा आपकी तरह। इस तरह की भारी पीक जो होती है वो किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की। और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उन्हें कौन है, वो OH। हमारे पास तीन चीजें थी ना इथाइल अल्कोहल में, CH3, CH2 और OH। ये देखें, ये जितना भी डेटा मैं लिख रहा हूँ ये सारा डेटा आपको याद होना चाहिए। अब जो ब्रॉड सिग्नल, अच्छा ब्रॉड सिंगल है। अब जो ब्रॉड सिंगल है ना भाई, जो ब्रॉड पीक होती है उसकी हम रेंज लिखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखते। तो ये लाइन किसके दरमियान आ रही है, 4 और 5 के बीच में ना। तो बस हम इतनी लिखते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, इसकी वैल्यू है 4 से लेके 5 PPM तक। हरगिज इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप इसे एक दफा तमीज से देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। चलें, अगर हम इसका रीकैप करना चाहें, क्या करना चाहें, इसका रीकैप करना चाहें,
तो जरा जल्दी से अगर हम इसका रिकैप करें तो बताइए जरा जल्दी से। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, बताइए NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं मुन्ने, जल्दी बताओ। हाँ, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए। चलें दूसरी बात, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करते हो, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करते हो, जल्दी बताओ कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस्तेमाल करते हो। हम इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स। क्या इस्तेमाल करते हैं हम, रेडियो वेव्स इस्तेमाल करते हैं। चलें भाई जल्दी से बताएं, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, कौन सा सॉल्वेंट यूज कर सकते हो, जल्दी बताओ। एक होता है D2O, दूसरा DMSO, तीसरा TMS। ठीक है, तीनों को ही यूज कर सकते हैं। ये हमारी क्लास का एक क्वेश्चन हो गया था। देन फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर है तो क्या होगा, बोलो, रैंडम ओरिएंटेशन। क्या होगी, रैंडम ओरिएंटेशन, यानी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होगी। कोई न्यूक्लियाई किसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होगा, कोई न्यूक्लियाई किसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा होगा। लेकिन जब तुम मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करोगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तब रैंडम नहीं बल्कि स्पेसिफिक यानी कि यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन हो रही होगी। अब ये यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन कितनी तरह की होगी, ये यूनिफॉर्म ओरिएंटेशन तो दो तरह की होगी, है ना। अगर 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 डायरेक्शन सेम है दोनों की, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ओरिएंटेशन की डायरेक्शन अगर सेम है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, अल्फा स्पिन स्टेट। और ऐसी सूरत में जो एनर्जी होती है वो कम होती है। अगर डायरेक्शन, जल्दी बताओ, अगर डायरेक्शन डिफरेंट है, डिफरेंट भी नहीं कहें आप इसे, ओपोजिट कहें, यानी एक अगर अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड है, तो आप इसे क्या कहते हैं, बीटा स्पिन स्टेट। तो वो न्यूक्लियर अपोजिट कैसे चला गया, क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा थी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने जल्दी से क्या डिस्कस करे, हमने डिस्कस करे पैरामीटर्स, है ना। तो उन्हें पैरामीटर्स क्या थे, पैरामीटर्स दो थे। एक था केमिकल शिफ्ट, जिसे हम कह रहे हैं एनएमआर सिग्नल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक क्या था बताएं जल्दी से, इंटेंसिटी ऑफ एब्सॉर्बेंस। क्या था, इंटेंसिटी ऑफ, ये कहाँ था, वाई एक्सिस के ऊपर। ऐसे ही था। हमारे सिलेबस में किसका एनएमआर स्पेक्ट्रम है, जल्दी बताएं, हमारे सिलेबस में किस चीज का एनएमआर स्पेक्ट्रम है। तो मुझे हमारे सिलेबस में जिस चीज का एनएमआर स्पेक्ट्रम है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इथाइल एल्कोहल। क्या कहते हैं उसे हम, इथाइल एल्कोहल। चलें, अब जरा जल्दी से बताएं कि इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें, तो मुन्ने इथाइल अल्कोहल के अंदर जो पीक्स होती हैं, क्या पीक्स होती हैं, वो कितनी पीक्स होती हैं भाई, इथाइल अल्कोहल स्पेक्ट्रम के अंदर अगर हम पीक्स की बात करते हैं तो कितनी पीक्स होती हैं, जल्दी बताओ। तीन पीक्स होती हैं। अच्छा भाई, कौन कौन सी पीक्स होती हैं, सबसे पहली पीक कौन सी होती है, एक पीक होती है जो कि CH3 के लिए होती है। अच्छा, CH3 के लिए जो पीक होती है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.1 से लेके 1.3 ppm, यानी 1.3 से लेके 1.1 से लेके 1.3 पार्ट्स पर मिलियन। और इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर होती है ट्रिपलेट सिग्नल। एक पीक किसकी होती है, CH2 की होती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.5 से लेके 4 ppm। अभी थोड़ी देर पहले हमने सब डिस्कस किया ना। और इसकी नेचर कैसी होती है भाई, इसकी नेचर होती है क्वार्टेट। क्या होती है, क्वार्टेट सिग्नल। अच्छा, एक और पीक होती है किसकी, OH की। अच्छा, OH की वैल्यू कितनी होती है भाई, OH का जो आंसर आता है वो 4 से लेके 5 ppm के दरमियान आता है। अच्छा, इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर होती है ब्रॉड, क्योंकि मिल रही होती है ना, ब्रॉड सिंगल सिग्नल। आपकी जैसी पीक थी है ना। हाँ, यहाँ पर हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर क्या हो गया, खत्म। चलें, आपने बहुत अच्छे से चैप्टर पढ़ना है। और कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ आती, आप कमेंट पर भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो कमेंट पर से मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, वहाँ से भी मुझसे चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।